अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान ने फाइनली वेस्ट इंडीज़ को एक मैच में शिकस्त दे दी है। अजीबो गरीब सिचुएशन है पाकिस्तान की। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलना ये रिजल्टलेस टेस्ट होता है। यहाँ तो 3 खेलें या 5 खेलें। अभी बाकी ममालिक को देख लें आप, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सारे 5-5, 3-3 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। हम वाहिद टीम है जो कभी 2 खेलते हैं, कभी हम एक ही टेस्ट खेल कर आगे T20 पे चले जाते हैं। 3 तो बहुत लंबा अरसा हो गया, 2-2.5 साल पहले हमने खेले थे। बहरहाल जी, पाकिस्तान ने एक मैच हारा और एक जीता। बाबर आजम को फौरी तौर पर एक जीत अल्लाह ने उनके हिस्से में डाल दी है। थोड़ा मुश्किल लग रहा था हमें, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो पहले मैच की सिचुएशन थी कमोबेश दूसरे मैच में वही थी। 344 से स्टार्ट हुआ था तो लगा शायद 311 पहले में स्टार्ट हुआ था, तो ये उससे आगे चला गया। पाकिस्तानी बैटर्स की मैं बात करूं तो बैटिंग ने कोई कमाल नहीं किया था, बल्कि बॉलिंग का कमाल था। बैट्समैन में अजान अवैस ने पहली इनिंग में 50 और अब्दुल्ला शफीक के जो 160 रन थे, जो कि 49 ईयर्स पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में, ये 49 ईयर्स में ये बैट्समैन आया जिसने 160 या 150 की इनिंग खेली। इससे पहले सेंचुरी तो हुई है, लेकिन 150 नहीं किए। हमारे बड़े बड़े बैट्समैन जो 92 स्क्वाड का भी हिस्सा थे, उसके बाद भी जो बहुत बड़े नाम आए, तो 150 किसी ने वेस्ट इंडीज़ में नहीं किया। तो 49 साल में अब्दुल्ला शफीक को क्रेडिट किया और कमबैक हुआ उनका, बहुत शानदार कमबैक हुआ। उस 160 ने इस पूरे मैच का मोमेंटम तब्दील किया। 88 किए बाबर आजम ने। बाबर आजम गैर ज़रूरी रन आउट हुए और बिल्कुल ऐसे लगा जैसे T20 गेम शुरू हो गए। उसकी शायद बड़ी रीज़न ये थी कि 8 से 9 ओवर्स बिल्कुल ही स्कोर नहीं हुआ था मॉर्निंग सेशन का, जिसकी वजह से बाबर आजम जैसा प्लेयर अगर परेशान हो गया या घबरा गया तो ये मुझे समझ में नहीं आया। इस पर काम करना होगा। तो उन्होंने जल्दबाजी की, सिंगल लिया और वो बनता नहीं था, आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक खड़े रहे और बहरहाल पाकिस्तान ने 344 भी पार किया और कुछ लीड भी दी। आउट करने की बारी आई तो पाकिस्तान ने 100 के अंदर आउट करके, तो 70-75 में रन्स हमें करने थे, तो हमने उन रन्स को पूरा करने के लिए भी इमाम उल हक साहब ने अपनी विकेट भी गंवा दी और आज़ान अवैस को करीब फील्डिंग लगी, समझ में नहीं आई, उन्होंने भी अपनी विकेट गंवा दी। अब्दुल्ला शफीक मुस्तनद तरीके से खड़े रहे और साथ ही बाबर आजम खड़े रहे। तो हमारे हिस्से में बहुत लंबे अरसे बाद अवे सीरीज़ में कुछ जीत आई है, ये बड़ी खुशी की बात है। हम सब बड़े खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहेंगे कि आगे वेस्ट इंडीज़ के बाद अब इंग्लैंड का टूर है, 19 से वो मामला शुरू हो जाने, तो बहुत क्लोज टूर है। वहाँ भी हम कोई ऐसा ही कमाल करें और मज़ा आए और हम दुनिया को बताएं कि हम 9वें नंबर पे नहीं भाई, हम ऊपर आना चाहते हैं। हम टेस्ट चैंपियनशिप में 9वें नंबर पे खड़े। इससे पहले हम बातचीत का आगाज़ करें, इसको अपने पैनल का भी आपसे तारुफ करवाएं। पहले ज़रा सुनेंगे बाबर आजम क्या कहते हैं, जीत कैसे हुई, क्या प्लानिंग थी और किस तरह से ये सारा कुछ प्लान। जो बेस्ट बॉलर की बात कर रही है, मोहम्मद अब्बास के हवाले से सवाल हुआ था और मोहम्मद अब्बास वो हैं जिन्हें 5 साल उनके डेब्यू के बाद खिलाया और 5 साल फिर दूर रखा गया और 2021-22 के बाद से अब उन्हें मौका मिला और जैसे ही वो आए हैं, शाहीन भी खेल रहा था, नसीम भी खेल रहा था, सारे टॉप बॉलर्स आपके खेल रहे थे। उनके होते हुए अकेला सबसे ज़्यादा विकेट, चाहे साउथ अफ्रीका में लेनी हो, चाहे कहीं भी लेनी हो, किसी कंडीशन में, बांग्लादेश में, कहीं भी, मोहम्मद अब्बास वो बॉलर है जो सबसे ज़्यादा विकेट्स ले रहा है। अभी भी रिसेंटली एक ही मैच में 8 विकेट्स ली उन्होंने। तो मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करना तरने वाला नहीं था, बड़ा मुश्किल हो जाता अगर हम ये मैच ना जीत पाते। आज बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, चूँकि जीत गए हैं लेकिन फ्लॉज भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। जहांगीर खान साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत शानदार, हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ास तौर पे रीजनल और डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हैं जहांगीर भाई। तो हम ज़रा डिटेल आज बात भी करेंगे अपने डोमेस्टिक सर्किट को लेकर भी। इरफान सदुज़ई बड़े शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ अली तनोली साहब बड़े शानदार सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच, आज तीनों हज़रात ने ज्वाइन किया। अली तनोली साहब, पहले सर आपसे बड़ी तनकीद आपकी मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, ट्विटर पर बड़े गुस्से में थे आप, थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ इस जीत से? आप कह रहे हैं कि हम सीरीज जीत गए, हम सीरीज जीते नहीं, हमने सीरीज ड्रॉ की है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि ये जो अभी सवाल भी हुआ है, जो हमारा प्रीमियर, जो हमारे बॉलर हैं, सो गॉड नहीं, सही मानों में जो हमारे बॉलर हैं, अब्बास, उसने पहले इनिंग में परफॉर्म किया और पहले टेस्ट में भी परफॉर्म किया, उसको हमने उठा के बाहर कर दिया। और अभी भी जब बाबर से सवाल भी हुआ तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और अच्छी बात है ये, अब जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि अच्छी बात है कि हम जीत गए दूसरा टेस्ट। अगर ये ना जीते तो हम काफ़ी सवालात बाबर की कैप्टनसी और मैनेजमेंट पे खड़े होते। इसमें यह कि आकिब जावेद साहब की ख्वाहिश पूरी हुई है, क्योंकि वो ये जाने से पहले ये कह के गए थे कि हम एक आध जो है वो टेस्ट जीत सकते हैं, मतलब वो तो सीरीज जीतने ही नहीं गए थे, तो उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है। तो ये
आकिब जावेद साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए इस पे कि देखें कि जी आपकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। जब हमारी ये मैनेजमेंट ये सोचेगी ही नहीं कि हमने ये सीरीज जीतनी है, जबकि अगर हम पहला टेस्ट भी उठा के देखें तो हमने जीता हुआ था। मतलब वो हम अगर पहले उसमें इतना लूज ना खेलते या हमारी स्ट्रेटेजी बेहतर होती, हम थोड़ा सा शुरू में पहली इनिंग में लीड लेके जाते और तो हम तो ये इजीली जीत सकते थे। और हमारा जो सबसे मेन मसला है कि हम टेल एंडर को बहुत इजी लेते हैं। और अगर हम पहले टेस्ट को उठा के देखें तो उसमें भी वेस्ट इंडीज के टेल एंडर्स ने काफी स्कोर किया। अगर हम दूसरी इनिंग उठा के भी देखें तो उसमें भी उनके टेल एंडर्स थे। दूसरी इनिंग में तो उन्होंने नहीं किया, मतलब पहली इनिंग में उन्होंने स्कोर किए। तो यही है कि हमने एक स्ट्रेटेजी और गेम प्लान के थ्रू अगर हम चलेंगे तो ये सीरीज जीतेंगे। और दूसरी सबसे मेन बात कि मेरिट, क्योंकि इससे पहले जब वो टेस्ट टीम का हिस्सा भी बने थे जिसमें शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ या इन लोगों को जब ड्रॉप भी किया था, तो ये एक प्ली ली गई थी कि हमने अब मेरिट और जो टेस्ट क्रिकेट है उसको फॉर्मेट बनाया है। तो जब आपने टेस्ट क्रिकेट और ये मेरिट को फॉर्मेट बनाया था तो यहाँ भी अब आप मेरिट को ही चांस दें। और आगे भी जब आप इंग्लैंड और इस तरह की सीरीज में जाएं तो आप मेरिट पे सिलेक्शन करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और जब सिस्टम कोलैप्स की बातें होती हैं ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत में भी, या जब हम इदारों की बात करते हैं, तो जब आप इस तरह की बात करेंगे तो जब आप मेरिट और परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया बनाएंगे तो सिस्टम कोलैप्स होने का खदशा कम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली कि जब आप मेरिट को और परफॉर्मेंस को ये चीज बनाएंगे तो उसका अल्टीमेटली जो रिवॉर्ड है वो भी आपको मिलेगा। तो बेहतर यही है कि मेरिट और परफॉर्मेंस बेस्ड टीम रखें तो आप बेहतर रिजल्ट लें। ठीक हो गया। इरफान सदोज़ई साहब, आपसे हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी बात हो रही थी। पहले मैच में भी काफ़ी तनकीदी निश्तर आपने चलाए, इससे पहले भी हमने आपको मधु किया तो आपने बहुत सारे बॉलिंग के हमें खसूसियात बताई थी। लेकिन ये मैच हमने ऐसे बॉलर्स पे जीता है जो अली उस्मान, जिसका मैं भी कह रहा था कि नया बॉलर ज़रूर है लेकिन डोमेस्टिक में खेल चुका है, उसकी बॉल सही लाइन पे नहीं पड़ी। बड़ा अच्छा हमारे एक एक्सपर्ट ने कहा आप साजिद खान को साथ खिला के देखें, उसकी बॉल पे लाइन भी सही लगेगी, उसकी ग्रिप भी ठीक होगी, विकेट भी लेगा। ली साजिद और अली उस्मान ने पूरी टीम उन्होंने घर भेज दी, बड़ा ज़बरदस्त हुआ और ठीक हुआ। 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर को खिलाना ये एक अच्छा फैसला था। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। देखिए अब्बास के बारे में बाबर से सवाल हुआ, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा डिसीजन था। अगर अब्बास खेलते तो ये मैच जीतना मुश्किल हो जाता है। वेस्ट इंडीज़ जो बैट्समैन है वो काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलते हैं, नहीं वो लिहाज करते कि टेस्ट क्रिकेट है या वनडे या T20 है, उनका स्टाइल वही होता है। ये ज़रा विकेट इसमें स्पिन विकेट थी, आपने देखा कि चौथे दिन काफ़ी मुश्किल हो रहा था खेलना, 5वें दिन तो खैर काफ़ी उससे भी वो विकेट जो है वो काफ़ी टूट फूट का शिकार हो गई थी। विकेट बॉल पड़ रही थी और वहाँ से धूल भी ऊपर आ रही थी, इससे अंदाज़ा हो रहा था कि स्पिन के लिए विकेट कितनी अच्छी है। और उसके जब मैच ख़त्म हुआ तो वेस्ट इंडीज़ कैप्टन ने यह भी कहा कि हमें किसी न किसी तरह एक और स्पिनर ऐड करना चाहिए था। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अच्छी थी। प्रेशर था हमारे स्पिनर्स के ऊपर, जो नया उस्मान आया है उसके ऊपर, लेकिन उसको मर्ज़ी से बॉल नहीं करने दिया गया, उसको बताया गया कि आप तेज़ बॉल करें। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वो फ्लाइट से बॉल करते, अपनी मर्ज़ी से करते तो ज़्यादा बैट्समैन को फंसा सकते थे, लेकिन उन्हें ये रोल दिया गया कि आपने एक एंड से बैट्समैन को स्कोर नहीं करने देना, दूसरे एंड से साजिद जो है वो ज़रा फ्लाइटेड बॉल कर रहे थे, उसके ऊपर अगर बैट्समैन चांस लेते तो विकेट का देने का जाने का खदशा था। तो वही हुआ, स्ट्रेटजी ठीक रही ओवरऑल। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल इस मैच के अंदर बाबर जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो डेस्परेट नजर आए शो करने के हवाले से। काफ़ी 4 साल हो गए ब्रेक लगी, हम भी डेस्परेट थे ना, 4 साल का ब्रेक है। 2021 नवंबर में लास्ट 100 था, बिल्कुल ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं। तो बाबर सो नहीं कर पाए, इसकी वजह से जो सारा प्रेशर है वो टीम के ऊपर भी आता है। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर दाद बनती है अब्दुल्ला शफीक की। मैं पहले से काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, बिल्कुल वो अच्छा आप तो बड़े एडवोकेट थे हमेशा से। मैं हमेशा से इसलिए, देखिए उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो वो पढ़ा लिखा लड़का है, दूसरा क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, उसके फादर भी क्रिकेट खेले हुए हैं, उसके चचा भी क्रिकेट खेले हुए हैं, ये बड़ी साउंड टेक्निक है, बिल्कुल वो बड़ा बुकिश क्रिकेट खेलता है। इसके अलावा वो शॉट भी उसके पास है, पावर भी है, बाबर की निस्बत वो लंबी हिट भी कर सकता है, स्पिन को भी कर सकता है, फास्ट को भी कर सकता है। बहुत अच्छा प्लेयर है बाबर, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाबर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त कैप्टनसी का भी। मुझे लगता नहीं है रिलीफ होगा नहीं इरफान, आपको नहीं लगता मैच जीतना एक बहुत बड़ी कामयाबी? देखिए इसके बाद आप एक और बड़ी टीम के साथ मैच खेलने जा रहे हो तो वहाँ पे आपके स्किल्स टेस्ट होंगे, वहाँ पे बॉल सीम होगा, स्विंग होगा, बाउंस भी होगा,
बाबर मुझे लगता नहीं है कि अगली जो सीरीज़ है उसमें भी कोई बड़ा स्कोर कर पाएंगे। अभी भी आप देखिए कि उनकी कोशिश यही थी कि किसी ना किसी तरह वो साइकोलॉजिकल जो बैरियर है उसको वो तोड़ें, वो 100 करें, इसी चक्कर में वो रन आउट हो गए। हालांकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर रन आउट होना बहुत बड़ा क्राइम है और कैप्टन मतलब खुद वो सारा रियलाइज़ कर रहा होता है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। तो वो ठीक हो गया, सारी गलती बाबर की थी, इसमें आप अब्दुल्ला नहीं शफीक मैं को तो बिल्कुल- उसमें वो तो मैंने आसिफ कॉल का भी- उसकी एक रीजन थी सर, अभी अगले सेशन में हम वो डिस्कस करते हैं, उसकी एक रीजन है और वो बड़ी आप लोगों को खुद इसका अंदाजा होगा। जहांगीर साहब, सर दोनों हजरात ने अपना अपना व्यू दिया। पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता अल्लाह अल्लाह करके, को अरसे बाद हमने देखा अवे सीरीज में कोई टेस्ट मैच जीते हैं हम और सीरीज बराबर की है, कम से कम बांग्लादेश वाला हाल नहीं हुआ। जी जी बिल्कुल। अरसलान भाई देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बड़ी खुशाइंद बात है कि ये पाकिस्तान टेस्ट मैच जीते कि देखें 8 कंसेक्टिव मैच अवे सीरीज़ में हारने के बाद जीतना बहुत बड़ी बात है और इसका क्रेडिट मैं बिल्कुल बाबर आजम को दूंगा। देखें बाबर ने इस मैच में बहुत ही दिलेराना फैसले किए हैं। देखें हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं कि बाबर के ऊपर बड़ा प्रेशर था और फिर उसके अलावा देख लें वो टीम से बाहर था, फिर अचानक से कप्तान बना, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन उसने बहुत अच्छा हैंडल किया। देखें जितना बड़ा उसने ये फैसला किया कि सबसे जो हमारा सुप्रीम बॉलर था उसको बाहर बिठाना, अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार जाता तो सारे का सारा मलबा वो बाबर पे जाना था कि उन्होंने अब्बास को बाहर क्यों बिठाया। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर ने ये जो बात की अभी आपने इंट्रो में उनकी पोस्ट मैच गुफ्तगू सुनाई है, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने पिच को देख के फैसला किया है। देखें पिच को देख के उन्होंने ये फैसला किया कि उन्होंने 2 स्पिनर डाले हैं। वेस्ट इंडीज़ को लॉस कहाँ से हुआ है कि उन्होंने स्पिनर एक कम डाला है। हालांकि टेस्ट मैच में मेरे ख्याल में आपको 5 बॉलर से जाना चाहिए था। कभी भी आप टेस्ट मैच में आप बॉलर को कम करने का रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन चूंकि हमारी बैटिंग आपको पता है हमेशा से यही है कि हमारी बैटिंग जो है मैच हरवाती है, तो उस डर की वजह से बाबर ने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी ऐड किया। और फिर जो सबसे बात जो मेन है जो ये टेस्ट मैच जीतने की वजह हुई है वो ये है कि आप अगर 2023 से देखें जो हम 8 टेस्ट मैच आ रहे हैं वो सारे के सारे मैच हम इसलिए आ रहे हैं कि हमने टेल एंडर से रन करवाए हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका की सीरीज उठा के देख लें वहाँ पे भी रबाडा ने रन कर दिए, इसी तरह टेल एंडर ने आके रन किए हैं। ये मैं आपसे करूंगा बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी की है साउथ अफ्रीका में भी अगर आप साउथ अफ्रीका आई थी तो मिथु स्वामी ने रन कर दिए थे, इसी तरह अब ये वेरिकन्स ने रन कर दिए थे पाकिस्तान में। तो वहाँ पे हमें पेस चाहिए था। वहाँ पे जो हमने अब्बास को ड्रॉप करके हमने मोहम्मद अली और दूसरे फास्ट बॉलर को डाला, वो इसीलिए डाला कि देखें टेल एंडर्स को आप 2 ही तरीके से आउट कर सकते हैं। या तो आपके पास आउट क्लास वर्ल्ड क्लास स्पिनर हो जो स्पिनर जो आके टेल एंडर्स को फंसा लें, या दूसरा तरीका होता है कि फास्ट बॉलर जो है वो टेल एंडर्स को ड्रा के आउट करे, यॉर्कर करे, बाउंसर करे। लेकिन सर वो फास्ट बॉलर भी तो हो शोएब जैसा। देखें अभी हमने जो फास्ट बॉलर डाला गो के वो उस तरह का पेस से नहीं कर सका, नहीं बट अच्छी बॉलिंग की है, अभी जरा उसका पहला मैच बट उसका पहला मैच था 135 130, कुछ तो हमें पेस मिला। तो मेरे ख्याल में देखें आज कल स्पिनर्स ने भी टेल एंडर को अच्छे तरीके से काबू किया। आप जितने भी मैचेस हुए हैं पिछले आप उठा के देखें, हम सिर्फ एक ही वजह से मैच आ रहे हैं, या तो उनके टेल एंडर्स ने रन कर दिए हैं या फिर हमारे 5वें और 6ठे नंबर वाले बैट्समैन। अच्छा टेल एंडर्स वाली बात की आपने सही कही है, इससे ये मुराद लें कि हम कहीं ना कहीं गलत टाइम पे पार्टनरशिप्स लगवा रहे हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो ज़रा बात करेंगे कैप्टनसी को लेकर भी। मुझे पर्सनली शान मसूद से थोड़ी बेहतर कप्तानी नज़र आई बाबर की, और पुराने बाबर से ये नए बाबर की कप्तानी बेहतर नज़र आई। उसकी रीज़न मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, फील्ड प्लेसिंग है, बड़ा मैंने माइन्यूटली इस चीज़ को नोटिस किया। अली तनवाली साहब पार्टनरशिप्स की बात सर अभी की, जहांगीर साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले, बात ठीक है। साउथ अफ्रीका में भी रबाडा वाला आप देख लें, उसके बाद भी हमने पार्टनरशिप्स लगवाई जिससे हम मैच जीतते जीतते हारे। हम तो बांग्लादेश वाले मैच में भी क्लोज थे और लग रहा था जीत जाएंगे, बट हमारी बैटिंग लाइनअप में लास्ट इनिंग खेलने वाली जो 200 रन हो जाएं तो हम थक जाते हैं, 150 हो जाएं तो डर जाते हैं, वहाँ पर हमें वो पार्टनरशिप तोड़ना बड़ी ज़रूरी थी। कुछ जगह पर पार्टनरशिप नहीं टूट पाती, और ये आज का नहीं है, पुराना मसला है। ये तो हमारे सुपर स्टार्स भी यही करते थे, पार्टनरशिप लगवा ही देते थे। जी बिल्कुल, आप ठीक बात कर रहे हैं। इसमें इशू ये है, जैसे आकिब जावेद साहब भी बात कर रहे थे या सरफराज ने भी बात की कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब 4-5 आउट किए, जल्दी भी आउट किया, आप देखें हम काफ़ी अरसे से 4-5 जल्दी आउट कर लेते हैं, फिर मिडिल ऑर्डर में आके कोई रन बन जाते हैं, फिर इस तरह टेल एंड में आके ना काफ़ी रन बन जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक स्टैट्स भी देखें, अगर हम बैटिंग का स्टैट्स उठा के देखें तो हमारा जो 50 ओवर का स्टैट्स है वो यूं अगर हम उसकी एवरेज निकालें तो वो नंबर 1 टीम में हम लाए करते हैं। हमारा जो 50 ओवर खेलने का स्टैट्स है वो बहुत अच्छा है। उसी तरह अगर हम उसको उठा के देखें कि लास्ट जो 50 ओवर के बाद की अगर हम गेम उठा के देखें
तो वो बिल्कुल ही बिलो एवरेज भी नहीं है। मतलब कि ऐसा है कि बिल्कुल इस तरह के, मतलब कि उसकी वजह क्या है कि आपका फिटनेस जो है वो बिल्कुल खराब है। आपका जो फिटनेस क्राइटेरिया है वो ठीक नहीं है। जबकि अभी भी जब कैंप लगा तो उसमें आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी, वो उनको ये कह के आपको ड्रॉप करना पड़ा कि वो फिटनेस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरे। जबकि अगर उनकी पर्ची इतनी स्ट्रांग है तो वो अनफिट होते हुए भी वो रिहेबिलिटेशन में नहीं गए, वो जाके लंकन प्रीमियर लीग में खेलना शुरू हो गए। इसी तरह इब्रार हैं, बाकी 2-3 नाम ऐसे हैं कि जो फिटनेस क्राइटेरिया में पूरे नहीं उतरे पर वो लीग के लिए अवेलेबल हैं। तो ये जब क्राइटेरिया होगा, जब आप उनकी फिटनेस पे काम नहीं करेंगे, उनको आप ये इजाजत देंगे कि यार अगर आप यहाँ सिलेक्ट नहीं हुए तो आप जाके फिलहाल पैसे बना लें, आप रिहैब में ना जाएं, तो वो उसकी वजह मेनली ये है कि आपका फिटनेस क्राइटेरिया पूरा नहीं है, आपके बच्चों में टेम्परामेंट की कमी है, आपके बच्चों में स्टेमिना की कमी है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंटली जो बच्चों को खुद भी समझना चाहिए, जो प्लेयर्स को समझना चाहिए कि जो उनका डाइट प्लान है वो बेहतर होना चाहिए। आप देखें विराट कोहली की हम बात करते थे, उनको किसी ने नहीं बताया कि यार आपने ये डाइट प्लान सेलेक्ट करना है और आपकी इस वजह से फिटनेस डिस्टर्ब नहीं होगी। आप अभी भी देखें, वसीम अकरम हमेशा से ये बात करते हैं कि यार ये बच्चे जाते हैं, कभी बिरयानी खा लेते हैं, कभी कोरमा खा लेते हैं, और ये जो छोटी सी ब्रेक भी होती है उसमें भी ये इतना हाई मील ले लेते हैं कि उसके बाद जाके उनको फिर नींद आती है। तो भाई जब आप इस चीजों पे फोकस नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा कि आप 50 ओवर डाल के जब थकेंगे तो आपके फिर इसी तरह टेल एंडर आके काम करेंगे। तो ये इस चीज में ना मैनेजमेंट को काम करना चाहिए। प्लेयर्स तो इसमें वीक हैं ही हैं, तो इसके साथ इसका जो मेनली जो अच्छा यार, जिम्मेदारी है, ये अली अली भाई बड़ा अच्छा पॉइंट है ये इरफान भाई, कि इधर रिहैब होना था और उनकी फिटनेस के मसाइल बनाकर हमने कहा जी कि फिटनेस नहीं है तो हम टेस्ट नहीं किए, वो लीग खेलने चले गए और वहाँ भी एक तनाज़ा खड़ा हो गया था। खैर उनको उन्होंने हाफ मैच में बाहर कर दिया और उससे पहले ही बल्कि उन्हें कहा गया कि आप वो खिलाड़ी बनेंगे जो सिर्फ बॉलिंग करेंगे और आपकी जगह बैटिंग, वो भी नहीं हुआ। फिर नाराज़ हो गए, फिर उन्हें मनाया गया, वो बड़ा अजीब सिलसिला। लेकिन लंका प्रीमियर लीग यहाँ तो स्टैंडर्ड हो ना, आप बिग बैश खेल रहे हो, कोई 100 खेल रहे हो, तो मैं आपसे कहूँ भी कोई बात नहीं जी, 100 खेल रहे हैं, बिग बैश खेल रहे हैं, बड़ी लीग्स है, उसमें फिटनेस भी ठीक हो जाएगी, सीखने को भी मिलेगा। बट लंका प्रीमियर लीग, देखिए अरसलान भाई, मुझे तो डाउट नहीं है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर कि वो फ़िट नहीं है, वो यकीनन फ़िट नहीं होंगे, लेकिन मोटिवेशन का मसला है। लीग्स में वहाँ पे पैसा मिलता है, इस वजह से ज़रा मोटिवेशन ज़्यादा है। उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं हमने घूम के वापस नेशनल टीम में आ ही जाना है, तो इस वजह से वहाँ लीग में मोटिवेशन ज़्यादा होती है। आप हल्के फुल्के अनफिट हों भी तब भी आप ज़ोर लगाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब आज से कुछ साल पहले जब नेशनलिज्म ज़्यादा होता था, वसीम वकार के या बाकी लोगों के आप इंटरव्यू सुने तो वो कहते थे हम बुखार में मैचेस खेलते रहे, हम अनफिट थे, मैचेस खेलते रहे, लेकिन आज तक हम बहुत ही क्लोजली वॉच करते रहे, हमें कभी नहीं लगा कि वो अनफिट हों। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका स्पिरिट मैटर करता है कि आप कितना देना चाह रहे हैं, कितने % देना चाह रहे हैं अपने मुल्क के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि बाबर को भी ज़रा सी लग जाती है, अब्दुल्ला शफीक को दौड़ के बाहर चले जाते हैं, वो उस तरह की फ़िज़िकल फ़िटनेस भी नहीं है। नेचुरली हम में और जो ऑस्ट्रेलियन है या न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, बॉडी बिल्ड में भी बहुत फ़र्क है, स्ट्रेंथ में भी बहुत फ़र्क है। लेकिन अगर हम फिज़िकली थोड़े से वीक हैं तो इसके ऊपर काम करना चाहिए, इंडिविजुअली भी काम करना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि पहले खुद एजुकेट हो, एजुकेट होने के लिए अवेयरनेस चाहिए। एक अभी मिसाल दी है अली तनोली साहब ने, मैं चाहूँगा इस पर हम सारे बात करें। जहांगीर साहब, मैं आपसे, फिर इरफान साहब से। अली भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि विराट कोहली की उन्होंने जिक्र किया। सर जब उनके पास पैसे जैसे आए और वो नाम थोड़ा बनना शुरू हुआ, विराट कोहली ने शूज़ ख़रीदना, गाड़ी ख़रीदना, घर ख़रीदना, बिजनेस में इन्वेस्ट करना, सोशल मीडिया की टीम रखना, ये काम नहीं किया। उसने जो 2 स्टार्टिंग लोग हायर किए थे, एक था उनका ग्रूमर, सोशल ग्रूमर, जो उन्हें सोशली ग्रूम करेगा, कब कहाँ क्या बोलना है, और दूसरा उनका डाइट प्लानर, आप देखें, और तीसरा उनका फिटनेस प्लानर। मतलब उन्होंने जो रखे लोग, वो अपनी टीम में ये 3 लोग रखे। उन्होंने कहा पहले मैं गाड़ी ले लूँ, ये सब आ जाएगा जब मैं अपने आप को फिट, ये 3 लोग उन्होंने रखे। देखें वहाँ से लोग सीखते हैं। और हमारे यहाँ पैसे आते हैं तो हम पहले बिजनेस में लगा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या, और पैसे भी कम नहीं है, रख सकते हैं। देखें अरसलान भाई, जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास पैसे की कमी है या कि आपके पास फैसिलिटीज़ की कमी है। देखें यहाँ पे हमारे क्रिकेटर कौन सी फैसिलिटी है जो वो नहीं ले सकते। बात है उनके इंटरेस्ट की, बात है उनके माइंड की कि वो क्या लेना चाह रहे हैं। देखें अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो क्या आप ट्रेनर नहीं रख सकते? क्या आप डाइट के ऊपर, जैसे अली भाई बात कर रहे थे, आपने डाइट कौन सी लेनी है, तो क्या आप कोई डाइटेशियन नहीं रख सकते?
तो अगर आपने कोई भी प्रोफेशन अपनाया हुआ है तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उस प्रोफेशन के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। देखिए, उस प्रोफेशन के लिए आपको डाइट की चाहिए, तो क्या आप डाइटिशियन नहीं रख सकते? क्या आप ट्रेनर नहीं रख सकते? क्या आप अपनी फिटनेस के ऊपर काम नहीं कर सकते? तो मेरे ख्याल में आज का क्रिकेटर ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है या कुछ नहीं है। ये आपके माइंड की बात है, ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, दूसरा आप देखें इंजमामुल हक के बारे में भी मशहूर रहा कि वो सोकर उठते थे तो ज़्यादा अच्छी इनिंग खेलते थे और वो सो जाते होते थे पेविलियन के अंदर। लेकिन सर माइंड सेट था क्रिकेटिंग, वो शायद सोते में भी क्रिकेट, और वो बंदा उठता था, कहीं से नहीं लगता होगा कि इंजमाम सो के उठ के, बल्कि बॉलर की नींदें हराम कर देता था। अरसलान भाई, अब तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो सो के उठ के आएगा वो परफॉर्म करेगा। वो वक्त गुजर गया है जब आप सो के उठ के आते थे, परफॉर्म करते थे। आपने स्लिप में खड़े होना है, हम तो उठे हुए भी सोए हुए लगते सुने हैं। ना, आपने 8 घंटे अगर स्लिप में ही खड़े होना है तो फिर तो आप सो के भी कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर 90s की क्रिकेट उठा के देखी हो, नो डाउट कि वहाँ पे बैट्समैन बहुत बड़े होते थे, बॉलर बहुत बड़े होते थे, लेकिन अगर आप उस वक्त हमारी कैचिंग देखें ना स्लिप की, तो वसीम और वकार की एक एक ओवर में 3-3 कैचेस स्लिप में जाते थे, बिल्कुल, और वो तीनों ड्रॉप होते थे। सही। तो वो ना आप बात करें, देखें अगर आप सो के उठ के आएंगे तो सिर्फ आप हल्की फुल्की बैटिंग ही कर सकेंगे, फिर ना आप फील्डिंग कर सकेंगे, ना फिर आप पॉइंट अच्छा है, मुझे एक मिनट दीजिएगा अली भाई, ये आपके पॉइंट से निकली है बात। जहांगीर ने कह रहे थे तब भी होता था कि बैटिंग तो कर लेते थे, लेकिन फिर आपकी कैचिंग 3 कैच आते थे, तीनों ड्रॉप। ये बात भी सही है, गलत नहीं है। नहीं, ये बात ठीक है। मसला ये कि टैलेंट अगर उस वक्त कंपेयर करें, बात भी करें, इंजमामुल हक थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, शुएब अख्तर थे। अब आप मुझे बताएं ना, इस लेवल का, या मोहम्मद यूसुफ थे, यूनुस खान थे, इस क्लास का प्लेयर आपको अभी नजर भी आता है अपनी टीम में? यहाँ तो मसला ये कि पूरी एक लीग है ना लाडलों की। अगर हम लाडलों की बात भी करें, जैसे हम सबसे पहले तो शाहिनशाह अफरीदी की बात करें, भाई एक बंदा अनफिट है, उसको आपने रीहैब में नहीं डाला। उसके बाद आपका दूसरा प्रीमियर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, वो आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए अवेलेबल ही नहीं है, जो आपका 140 प्लस का बॉलर है। जबकि अगर हम पिछली जितनी भी सीरीज उठा के देखें तो हमारे बॉलर्स ने 140 प्लस क्लिक ही नहीं किया। तो ये आपकी फास्ट पेस है। जबकि दूसरी तरफ हम जिनसे कंपेयर कर रहे हैं, वो उनकी एवरेज बॉल जो है 140 प्लस होती थी। तो इसी तरह अगर हम नीचे आते जाएं, उसके अलावा साइम अयूब हैं, सलमान अली आगा हमारे नए लाडले तैयार हो रहे हैं, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान, वो उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, कहीं भी नहीं है। तो मतलब एक पूरी एक लीग है। और अब बात करें शादाब खान को हम कैसे भूल सकते हैं, बहुत बड़े लाडले। तो जब हम लाडले पालेंगे, मेरिट को सामने नहीं रखेंगे, या जो एक क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस उसको सामने नहीं रखेंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑलरेडी नीचे जाएगी। तो ठीक आप बात है। बेशक अच्छा, सोते मुझे आपने रहें। 1 मिनट देना है इस पे हम बात। इरफान साहब, आपका भी यही जो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि हमें ज़रा टीम की ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी। इसमें कुछ छुपे हुए प्लेयर्स हैं, जैसे सलमान अली आगा 5वें 6ठे नंबर पे जाके खेलते हैं, स्कोर नहीं करते, फिर भी कोई इतना क्रिटिसाइज़ नहीं होते। रिजवान बिल्कुल टेम्परामेंट नहीं है, मुझे तो जब वो खेलने के लिए आते हैं मुझे ये लगता है कि 3 ओवर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपने कुछ छुपे हुए प्लेयर्स का जिक्र किया, इन्होंने कुछ लाडलों का। इरफान साहब, रिजवान की आप बात करें, मैं भी एग्री हूँ, बहुत लंबा अर्सा। देखें, सलमान अली आगा बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अच्छा प्लेयर तब होता है जब परफॉर्म करता है। अब एक अच्छे प्लेयर को 1.5 साल खिलाते रहे और कहे बहुत अच्छा प्लेयर है, परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, कभी करेगा, कभी नहीं होता। शान मसूद ने सेंचुरी की, हमने उसको ड्रॉप कर दिया, उसकी फिटनेस का इशू था थोड़ा सा, तो हमने बड़ा जल्दी एक नए लड़के को चांस दिया, उसने अपना चांस अवेल उस तरह नहीं किया। उसके बाद मौका था, आज़ान अब्दुल्ला हमारे पास मौजूद है, अब्दुल्ला फजल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने चांसेस अवेल किए, अच्छा खेल रहे हैं, आज़ान भी खेल रहा है आपके सामने। रिजवान, क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं है रिजवान को लेके? देखिए, ऑप्शन तो हमें देखना पड़ेगा। आप देखें कि आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं पूरी दुनिया में, इंडियन टीम के अंदर केएल राहुल भी विकेट कीपर हैं, इसके अलावा ईशान किशन है, दोनों प्रॉपर बैट्समैन हैं, बड़ा स्कोर करते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हमारे यहाँ आप देख लें कि रिजवान की गुज़श्ता कितने अरसे से क्या परफॉर्मेंस रही है, बिल्कुल नीचे जाके कभी भी ऐसे नहीं लगा कि मैच जिताने की पोजीशन में वो हैं। इसके अलावा टेक्निकली बिल्कुल साउंड नहीं है, टेम्परामेंट बिल्कुल नहीं है, घूम फिर के उनके पास एक स्वीप शॉट है, लंबा टांग निकाल के वो शॉट खेलते हैं। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टीम में कोई जस्टिफिकेशन भी बनती है। सलमान अली आगा पूरे इस जो दूसरा टेस्ट मैच जो हम जीते हैं, इसमें थ्रू आउट वो स्लिप में खड़े रहे हैं।
अच्छे फील्डर हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए था, बहुत सारी जगहों पे कैचेस गए, आप मूव करें। बाबर की नज़र नहीं पड़ी शायद उसके अपना सलमान अली आगा के ऊपर, ये शायद उनको कहीं मूव नहीं करना चाह रहे थे। दूसरा ये कि सलमान अली आगा आपके पास पोटेंशियल स्पिनर भी हैं, आप उन्हें यूटिलाइज़ करें, आप उनको किसी वक्त साजिद की जगह या दूसरे जो उस्मान हैं उनकी रिप्लेसमेंट में खिलाएं और आप एडिशनल फास्ट बॉलर रखें। आपको इंग्लैंड में ज़रूरत पड़ेगी, शायद वहाँ पे आपको स्पिनर ना चाहिए, तो आप सलमान अली आगा के ऊपर बोझ डालें। बिल्कुल ही ऐसे ना वो मुस्तकबिल के स्टीव वा नहीं बनने जा रहे कि वो बिल्कुल 5वें 6ठे नंबर पे आए और 20-25 खड़े रहें और मैचेस के बाद 20-25 कभी आपको ज़रूरत पड़े तो 50-60 कर दें। उन्हें अपना रोल समझना होगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब भी वो नया लड़का आया है, उसको आपने सिली के ऊपर खड़ा कर करके इस मैच में मुझे लगता है 25-30 बॉलें उसको लगी हैं टांगों और कमर के ऊपर, और इसी दौरान आप उसे पक्का कर रहे थे, सीमेंट पक्का का अपनी बना जगह के ऊपर है। लेकिन आप बाकी टीम का बिहेवियर देखें, सलमान अली आगा जब जब उसको बॉल लगती थी वो हंसते थे। तो आप अगर नए आने वाले लड़कों के हवाले से आपका बिहेवियर ये है, आप उनको इनकरेज नहीं कर रहे, आप ग्राउंड के अंदर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर 2 बॉलें लगी, इंजर्ड हो गया लड़का, आपका मेन बैट्समैन आपको पिछले पूरे डेकेड से ओपनर बैट्समैन नहीं मिल रहा, और अगर आपको थोड़ा सा बेहतर बैट्समैन मिला है, आप सिली पे खड़ा करके उसको जख्मी, उसके दांत तोड़वा रहे हैं और पीछे खड़े होकर हंस रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इन सारी चीज़ों को नोटिस करना जागीर चाहिए। साहब, देखें अरसलान भाई, पाकिस्तान ये इरफान भाई ने एक नया चैप्टर खोला है। आप क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लेना, उसमें यही होता है जो बिल्कुल सबसे जूनियर होता है ना, वो सिली मिड ऑन और सिली मिड ऑफ पे खड़ा होता है। इवन आप क्लब क्रिकेट भी उठा के देखें ना, ऐसा ही है। तो कुर्बानी का बकरा ऐसा ही हमेशा है, वही बनता है जो बिल्कुल नया प्लेयर होता है। उसको सिली मिड ऑन पे और या सिली मिड ऑफ पे खड़ा किया जाता है और उसको बालें मार के बाद में कैप्टन ये भी कहते हैं भाई तुझे पक्का कर रहे हैं। ये हमारी क्रिकेट में होता है, इसीलिए कहा सीमेंट का कर रहे हैं वो हमें भी। हाँ, मैंने खुद ये तो खैर वक्त का मैं अंडर 19 का मैच ये था, तो अभी बिल्कुल नए थे, कैप्टन ने कहा चलो बिस्ली पे खड़े हो जाओ। 3 बॉल्स लगी, पीछे से सब हंसना शुरू हो गए, तो मैंने कहा यार बॉल लग रही है, आप हंस रहे, कह रहे नहीं हम हंस नहीं रहे, पहले हम पर भी लोग हंसते थे। ये कोई भी टीम आप उठा के देख लेना, उसमें यही होगा कि सिली मिड ऑन और सिली मिड ऑफ पे नया प्लेयर ही खड़ा होगा। बाकी अभी देखें हम डिस्कशन कर रहे थे टैलेंट की ना, कि उस वक्त का टैलेंट और हमारा, देखें उस वक्त ये था कि उस वक्त हमारे पास एक फास्ट बॉलर की खेप थी। उस वक्त हमारे पास इतना कंपटीशन था, इतना टैलेंट ज़्यादा था 90s में कि मोहम्मद अकरम और जाहिद जैसे बॉलर जो है वो बाहर बैठे होते थे, बेंच पे बैठे होते थे। तो उस वक्त के टैलेंट में और आज के टैलेंट में तो नो डाउट बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन उस वक्त एक बात जो ये थी कि जो बंदा आपकी टीम में खेल रहा होता था उसको ये श्योरिटी होती थी कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ मैं ही खेलूंगा। अभी ये हिसाब है कि देखें आपका ये आपके बैट्समैन को कोई पता नहीं कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीम से बाहर होंगे। आप देख लें हम कितने अरसे से नंबर 5 और नंबर 6 पे हमारी बैटिंग लैग कर रही है, हम वहीं उसी वजह से आते हैं। बहुत कोलैप्स हो रही है, सही कह रहे हैं। लेकिन कामरान गुलाम देख लें, ओडीआई में भी और टेस्ट में देखें कामरान गुलाम ने पहले मैच में आके परफॉर्म किया, आपको अब वो नजर नहीं आता। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक देख लें, ये शुरू से सारे लोग कह रहे हैं, हर एक के माइंड में है कि ये टेस्ट प्लेयर इससे अच्छा हमारे पास कोई नहीं है। जैसे हम उसको कहते हैं जी टेक्स्ट बुक नहीं करता, अच्छा किया उसको ड्रॉप हुआ, आज वो वापस आया तो उसने अच्छे प्लेयर के ऊपर बुरा वक्त भी आता है। देखें बुरा वक्त तो बड़े से बड़े प्लेयर पे भी आया। देखिए सलीम मलिक एक दौर में ऐसा था कि उनसे एक इनिंग में 5 रन नहीं होते थे, लेकिन फिर वही सलीम मलिक थे जिन्होंने पूरी सीरीज जिताई है। तो मेरे ख्याल में देखें फॉर्म जो है वो टेम्परेरी होती है, क्लास जो है वो परमानेंट होती है। देखें आपकी फॉर्म बुरी लगी, आपने 2 मैचों में आप 0-0 पे आउट हो गए, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको हमेशा के लिए भूल जाएं। ठीक है आप उसको फर्स्ट क्लास में भेजें, वहां पे परफॉर्म करें। नहीं बड़ा जबरदस्त तरीके से सलाम भाई, ये देखें अभी भी अब्दुल्ला शफीक ने ये टेस्ट मैच नहीं खेलना था अगर वो वेस्ट इंडीज में मौजूद ना होता। ठीक है, चूंकि वो ऑलरेडी एक लीग खेलने के लिए वेस्ट इंडीज में मौजूद था, और तो बड़ा और वहां पे शान मसूद अनफिट हो गया, शान मसूद अब्दुल्ला को मौका मिल गया, और बाबर आजम की वो गुड बुक में वैसे भी उसको कहते हैं जी ये सबसे किताबी प्लेयर यही है, तो उन्होंने फौरन से उसको बुला लिया। बाबर ने ये तो अच्छा किया। देखिए इसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही थी कि आप वन डाउन के लिए किसको खिलाएंगे, तो मेरे ख्याल में बाबर को फिर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। उसने एक अच्छे सिलेक्शन मैच में बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं। अच्छा जी, क्या कहेंगे जी कैप्टनसी को लेके अली भाई? कैप्टनसी तो बेहतर लगी मुझे शान मसूद से भी और पुराने बाबर से भी। ये बात कर रहे थे, मैं इनको एक खबर दूं कि कामरान गुलाम इंग्लैंड में टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होंगे, तो ये एक अच्छी खबर है। और जो आप बात कर रहे थे, कामरान गुलाम वहीं पर है। जी वो हिस्सा होंगे, पहले वो टेस्ट स्क्वाड में नहीं थे ना पहले। तो ये कि अच्छा अब मेरिट पे लोग आ रहे हैं या जो परफॉर्मर हैं वो टेस्ट का हिस्सा बनेंगे। तो मामला यही है कि इसी चीज को जब सामने रखेंगे, आप बाबर की बात कर रहे थे, बाबर ने जो पहले गलतियां की हैं वो अब नहीं कर रहे, पर ये कि कुछ कॉमन गलतियां अभी भी हैं कि वो एक फेवरेटिज्म वो रख रहे हैं। आप रिजवान की बात करें, रिजवान की क्या परफॉर्मेंस है, रिजवान को वो टीम में लेके आए। आप अभी भी देखें तो उनकी दोनों इनिंग्स या दोनों टेस्ट जो मैच हैं वो उठा के देखें तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है।
जैसे अभी भाई बात भी कर रहे थे कि जहां पे उनकी जरूरत होती है खेलने की तो वो वहां नहीं खेलते, जहां पे उनको पता होता है, मतलब जिस बंदे को मैच कंडीशंस का नहीं पता, सिचुएशन का नहीं पता, मतलब उसको ये नहीं पता कि यार अभी जो क्रिकेट है वो मुझसे क्या डिमांड कर रही है, वहां पे वो बंदा आके स्लॉग मारता है और आउट होके चला जाता है। भाई आपने वहां पे पिच पे खड़ा होना है, 10 रन नहीं चाहिए हमें, 20 रन से आप ऊपर जा ही नहीं रहे। वही बात है, आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर इतने अरसे से कोलैप्स कर रहा है। यहाँ पे वही बात है कि शुरू में लोग आते हैं, हमारा ओपनर खेल लेते हैं, वन डाउन खेल रहता है, मिडिल ऑर्डर आता है, वो लाइन लग जाती है, वो टिपिकल पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइनअप है उसकी तरह आप रिएक्ट करते हैं। सलमान अली आ गए हैं, वो इतने अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे, उनके मसला ये कि वो लोग अभी बात ही नहीं कर रहे। भैया आप सलमान अली आगा को क्रिटिसाइज करें कि वो इतने अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे, बस उनको टीम में क्यों रखा हुआ है? बस जी वो मोहसिन नकवी साहब के वो लाडले थे, जब वो कोई ऑप्शन नहीं थी तो वो ऑप्शन थे। भाई आप इस तरह लाडलों को ना रखें, ये कामरान गुलाम को आप उसको निकालें, इसको निकाल के कामरान गुलाम को खिलाएं। जैसे आप बात भी कर रहे थे, एक बंदा आता है वो पहले मैच में सेंचुरी स्कोर करता है, तो उसकी क्या क्राइटेरिया उसको आप बाहर कर देते हैं? इसी तरह साजिद खान है, वो जबरदस्त परफॉर्म करता है, उसको आप बाहर कर देते हैं। सुफियान उसको को तो खिलाया ही नहीं क्यों था बाहर शुरू में। रखा ये हुआ है? अच्छा था सर, ये अच्छा था। मैं इरफान साहब, बाबर की कप्तानी। देखिए बाबर अभी जो लॉट है उसमें आपको बेहतर लग रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर के अंदर वो कैप्टनसी की जो लॉन्ग उसी टर्म खुश है ना होना होता। वो मैं उसकी जेन्युइन रीज़न है वो इस वजह से कि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, कम्युनिकेशन की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पर्सनल उनकी फॉर्म आती यार अब तो जाती है। बेहतर तो कप्तान, मुझे लगा बेहतर कप्तान देखिए है। ये मैच जीते आपने फील्ड प्लेसिंग अगर देखी हो पुराने बाबर की और इस बाबर की, या शान की और बाबर की, फील्ड प्लेसिंग में बाबर ने कम से कम सिली लगाई, कम से कम स्लिप्स लगाई, इनोवेशन की, डराया बैट्समैन को, थोड़ा सा प्रेशर डाला। ये चीज़ हमें बड़ी कमी लगी। ठीक है 50-60 मैच खेलने के बाद अगर आप इस तरह के डिसीजन भी नहीं लेंगे तो फिर आप मतलब क्या आपका फ़ायदा? अगर कप्तान बनने के बाद आपकी ग्रूमिंग नहीं हो रही, आपकी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, फॉर्म नहीं बहाल हो रही, 4 साल हो गए आप सो नहीं कर पा रहे, फिर कहीं ना कहीं मसला है। अगर एक जगह पे उनको साइकोलॉजिकल इशू इन अ वे कि वो अगर सो नहीं कर पा रहे तो उनके जहन के अंदर है पूरी दुनिया क्रिटिसाइज़ कर रही है, फिर आपने उनको कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उन्होंने मैच भी जिताना है, उन्होंने सो भी करना है। अगर सो नहीं किया, मैच जीत गए तो उन्हें पता है कि मेरे सो के ऊपर बात होनी है जी, फॉर्म नहीं वापस आई, फिर इसी चक्कर में देखिए वो रन आउट भी हुए। तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर उन्हें पता है कि यार मुझे टीम को भी साथ लेके चलना है। आपको पता है पीछे कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी रही शाहीन के साथ, अभी भी इश्यूज हैं। तो वो इसी चक्कर में जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं उनको अपनी सपोर्ट के लिए वो टीम में ले आते हैं, रिजवान है या सलमान अली आगा है या इसी तरह के एक आध और प्लेयर है, तो वो उन्हें अपना कुशन रखना पड़ता है। तो कॉन्फिडेंट बंदा तब होता है जब उससे बाकियों की फिक्र नहीं है, यार मैं इंडिविजुअली मतलब जो मैं डिसीजन लूंगा वो अपने मसल पावर के ऊपर लूंगा। तो बाबर लैग कर रहे हैं बहुत सारी सर, चीजें। वक्त की कमी, वक्त अरसलान की भाई जल्दी से। एक लफ्ज़ सिर्फ बाबर के लिए मैं कहूँगा, ये वो ये कि देखें बाबर जब कैप्टन था तो उसका टीम बहुत अच्छी चल रही थी, बीच में हमने उसको हटा के टीम वो को हमने कितना खुद भी खराब बहुत किया। खराब किया। खैर उस खराब पे तो मैं करने एक के बाद लंबी हम डिबेट वापस करूंगा। हमारे पास अब क्या ऑप्शन है? बाबर के अलावा अली कोई option तनोली है? साहब, इरफान साहब और जहांगीर तीनों को लूंगा, इस पर अब हम डिबेट करेंगे, क्योंकि आखिर एट द एंड मुझे ये पता लग गया कि इरफान भाई खुश नहीं होंगे बाबर की कप्तानी से। वो आपको 80 मैच में जिताएंगे, कहेंगे 60 भी तो खेले हैं उसने। बहुत शुक्रिया इरफान सदुदई साहब, अली तनोली साहब, थैंक यू सो मच। जहांगीर खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।